नमस्कार। डेली प्रैक्टिस सेट में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं प्रतिमा सिंह। गाइस, आज की प्रैक्टिस में सारे प्रश्न कॉन्सेप्चुअल होंगे, यानी कि कॉन्सेप्ट पे आधारित होंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि एक्सप्लेनेशन के थ्रू मैं कॉन्सेप्ट क्लियरेंस में आपकी मदद कर सकूंगी। फैक्चुअल क्वेश्चंस वेरी इजी होते हैं और इनमें अगर आपको फैक्ट पता है तो टिक करना होता है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो हैं यही हमें या तो डुबाते हैं या फिर उबारते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए अब मैं कुछ प्रैक्टिस से बीच में ऐसे लाऊंगी जिसमें कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, यानी कि वो थोड़ा डेप्थ में होंगे, थोड़ा हाई लेवल के होंगे, उनका डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा सा ज़्यादा होगा। कल का प्रैक्टिस सेट थोड़ा सा डेप्थ में था, उसका डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा था, तो कई लोग डाउटफुल थे और ऐसे में जो है आप गलत टिक करके आ जाते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, एक्चुअली ये पहला क्वेश्चन हमने कल देख लिया, चलिए हम सेकंड से ये रिपीट किया गया है। तो दूसरा देखते हैं, निम्न में से कौन सी शक्ति भारत में केवल राज्यसभा के पास है? तो राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की कार्यवाही का प्रारंभ, या नई अखिल भारतीय सेवा के निर्माण की संतुष्टि करना, या महान्यायवादी की नियुक्ति करना, या राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करना। तो इसका जो है ऑप्शन यहाँ पर बी, राज्यसभा के पास कौन सी शक्ति है? केवल राज्यसभा के पास नई अखिल भारतीय सेवा के निर्माण की संतुष्टि करना, ये जो है सिर्फ राज्यसभा के पास है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। किसके अंतर्गत करती है ये? 312 के तहत ये अनुच्छेद 312 के तहत ये प्रावधान किया गया है। अगर हम राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की कार्यवाही का ये प्रारंभ कहाँ होता है, तो ये होता है 56 के, जो 56 अनुच्छेद 56 है इसके तहत होता है, लेकिन अनुच्छेद 61 में जो प्रक्रिया दी गई है उस प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है। यानी कि जो ये महाभियोग का कार्यवाही है, तो क्या होगा कि 61 की प्रक्रिया, जो 61 में प्रक्रिया दी गई है उस प्रक्रिया को अपनाया जाएगा और 56 के तहत इनको जो है इन पर महाभियोग की कार्यवाही की जाएगी, महाभियोग की कार्यवाही की जाएगी। तो ये हो गया। महान्यायवादी की नियुक्ति ये किस में है? तो ये 76 अनुच्छेद 76 में इसका जो है क्या किया गया है, इसका प्रावधान किया गया है 76 में, कि जो है महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और उसके प्रसाद पर्यंत तक वो पद पर बना रहेगा, ऐसा जो है इसके तहत किया गया है। राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करना, ये मैंने कई बार आपको प्रैक्टिस में करा रखा है, तो इसका आंसर आप मुझे देंगे कमेंट बॉक्स में, इसका आप आंसर हमें बताएंगे कि डी का आंसर क्या है। राज्य की सीमाओं में परिवर्तन किस अनुच्छेद के तहत किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए हम पहला क्वेश्चन भी देख ही लेते हैं, कल हमने रिवीजन हो जाएगा। कल वैसे ये क्वेश्चन हमने लिया था, इसलिए मैंने छोड़ रही थी। क्या है? सूची 1 विद्वान को सूची 2 अवधारणा सिद्धांत के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो माइकल क्रोजियर हैं, रॉबर्ट मिसेल्स हैं, एंड फ्रेडरिक्स हैं और ब्रूनो रिजी हैं। तो ये जो है आपको यहाँ पर कौन सा ऑप्शन, नीचे में से कौन सा ऑप्शन जो है सही हो रहा है? तो इसको ऑप्शन देखने से पहले देख लेते हैं हम कि ये जो है पहला ऑप्शन यहाँ पर गलत है। लौह तंत्र की ये हो जाएगा यहाँ पे अल्पतंत्र की लौह विधि, ये ऑप्शन है यहाँ पर। तो इसको देख लेते हैं। तो ये माइकल क्रोजियर क्या है? माइकल क्रोजियर का अधिकारी तंत्रीय परिघटनाएं से संबंधित हैं, 2 हो गया। रॉबर्ट मिसल्स हैं अल्पतंत्र की लौह विधि, तो ये हो गया 1। और फ्रेडरिक्स क्या है? प्रिज्मीय अधिकारी तंत्र, तो 3 हो गया। ब्रूनो रिजी क्या है? ब्रूनो रिजी हैं विश्व का अधिकारी तंत्रीकरण, 4 हो गया। तो ऑप्शन क्या है? 2 1 3 4, 2 1 3 4, ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा सही हो रहा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक समाज में समाजीकरण की प्रक्रिया है विशिष्ट, सार्वभौम,
यंत्रीय या आरोपणीय कौन सा है? तो नीचे आपके कूट में दिया गया है 1 2 3 3 4 2 3 4 1 2 3 2 3 4 3 4 1 4 2 3। तो क्या है इसका हो जाएगा ए 1 2 3, यानी कि यहाँ पर 3 जो हैं सेंटेंस जो है आपके सामाजिकरण की प्रक्रिया के बारे में सही बता रहे हैं। आधुनिक समाज में सामाजिकरण की प्रक्रिया है, क्या है? विशिष्ट है, सार्वभौम है और यंत्रीय है। आधुनिक समाज की बात हो रही है। अगर ओल्ड समाज की बात होती तो वहाँ पर क्या हो जाता? आरोपणीय हो जाता, क्योंकि आरोपणीय क्या है? जाति व्यवस्था इन सब चीज़ों से संबंधित है। तो अगर पुराने समाज की बात होती, आदिम समाज की बात हो, या आदिम नहीं कहेंगे, पुराने समाज की बात होती तो ये आरोपणीय हो जाता, जहाँ पर कि ये जाति व्यवस्था जो आरोपणीय सामाजिकरण क्या होता है कि जैसे जन्म आधारित जाति व्यवस्था, परंपरागत समाजों, ये जो है ये परंपरागत समाज है, इनके लक्षण हैं कि जन्म से आधारित जाति व्यवस्था, ये सारी चीज़ें जो हैं परंपरागत समाज के हैं। तो आरोपणीय अगर परंपरागत की बात होती तो यहाँ पर आरोपणीय सही ऑप्शन होता, लेकिन अभी आधुनिक की हो रही तो 3 ऑप्शन आपके सही हैं। तो 1 2 3 आपका ये ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो रहा है। आरोपणीय क्या है? परंपरागत समाज की बात करता है और इसमें जाति व्यवस्था आधारित ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्होंने 9 यथार्थवादी तर्क प्रस्तुत व विकसित किए? ऑस्कर मोगेस्टर्न और कार्ल डायस, या हैरोल्ड लॉसवेल और G.A. आलमंड, या J.L. टालमन और डीन रस्क, या जॉन मोयर सीमन और कैनेथ वॉल्टज। तो ये किसने किया है? तो यहाँ पर जो है ऑप्शन बी हैरोल्ड लॉसवेल और G.L. आलमंड, ये आपका 9 यथार्थवादी हैं जो ये 9 यथार्थवादी तर्क प्रस्तुत व विकसित किए गए हैं। किसके द्वारा? हैरोल्ड लॉसवेल और G.L. आलमंड के द्वारा। क्योंकि ये हाल ही में क्या किया है कि लॉसवेल ने मनोवैज्ञानिक तत्वों को राजनीतिक अध्ययन में प्रयोग किए जाने पर बल दिया है। ये मैंने कल की प्रैक्टिस सेट में भी ये इस कॉन्सेप्ट पे कोई एक दूसरा क्वेश्चन लेकर के मैं आई थी, और इसे जो है इसको राजनीतिक मनोविज्ञान का नाम दिया जाता है, यानी कि पॉलिटिकल साइकोलॉजी का नाम दिया जाता है। और ये जो है वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत प्रत्यक्षवाद पर बल देता है, यानी कि पॉजिटिविज्म पर ये बल देता है। तो हैरोल्ड लॉसवेल एंड G.A. आलमंड के द्वारा 9 यथार्थवादी तर्क प्रस्तुत और विकसित किए गए हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा नहीं है? समाजशास्त्री उपागम G. कैटलिन, या दर्शन शास्त्री उपागम लियो स्ट्रॉस, ऐतिहासिक उपागम जॉन रॉल्स, या समाकलन उपागम कॉल जे फ्रेडरिक। तो अगर हम बात करें कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। यही सही सुमेलित नहीं है, बाकी के सभी सही सुमेलित हैं। और इन्होंने समझौतावादी सिद्धांत, न्याय का समझौतावादी सिद्धांत दिया था, ना कि ऐतिहासिक उपागम। न्याय का समझौतावादी उपागम इस पर इन्होंने जो है यही सिद्धांत दिया था, और इसको कॉन्ट्रैक्टेरियन थ्योरी ऑफ जस्टिस कहते हैं इंग्लिश में। तो ये हो गया आपका ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? जेरेमी बेंथम ने व्यक्तिगत हितों को प्राथमिकता देते हुए नैतिक स्वायत्तता का संरक्षण किया, या बेंथम का महानतम योगदान विधिशास्त्र और सरकार के क्षेत्र में था। तीसरा, बेंथम का मानना था कि संप्रभु की शक्तियाँ अविभाज्य, असीमित, अधेय और स्थायी हैं। अगला, बेंथम का तर्क था कि विधि को संहिताबद्ध करते समय एक विधायक को सामान्य जन के रीति रिवाजों, पूर्वाग्रहों, धर्म और परंपराओं का संज्ञान नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ पर जो बेंथम के द्वारा, अगर हम बेंथम की फिलॉसफी को आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छी तरह से जानेंगे कि ये सारे ही ए और बी और डी ये सारे सेंटेंस जो है बेंथम के अकॉर्डिंग सही हैं। यहाँ पर जो बेंथम का मानना, ये संप्रभु शक्तियाँ अविभाज्य, असीमित, अधेय और स्थायी हैं, तो ये बेंथम का नहीं है, ये ऑस्टिन महोदय का है, विचार है ऑस्टिन।
तो ये ऑस्टिन महोदय से संबंधित विचार है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका सही, क्योंकि पूछ रहा है नहीं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? रोनाल्ड डोवर्किन या जॉन लॉक, जॉन स्टुअर्ट मिल, और सही सुमेलित है नहीं, यहाँ पर सही सुमेलित है, क्योंकि ये सभी तो गलत ही लग रहे हैं, तो सही सुमेलित है। ओके, चार्ल्स टेलर, कौन सा एक युग्म जो है सही सुमेलित है वो आपको देखना है। तो जॉन लॉक, जॉन स्टुअर्ट मिल और चार्ल्स टेलर। तो जॉन लॉक का ये रोनाल्ड का हो जाएगा पॉलिटिकल लिबरलिज्म, जॉन लॉक का हो जाएगा एन एसे ऑन टॉलरेंस, या जॉन स्टुअर्ट मिल का हो जाएगा टेकिंग राइट्स सीरियसली, और चार्ल्स टेलर का हो जाएगा ऑन लिबर्टी। तो एन एसे ऑन टॉलरेंस जो है ये जॉन लॉक द्वारा लिखा गया था, ये जो है ये जॉन लॉक द्वारा जो है लिखी गई थी। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, यही सही सुमेलित है बी। तो ये आपका सही सुमेलित है एन एसे ऑन टॉलरेंस। इस पर इन्होंने बताया था कि जो है धर्म में एक दूसरे की जो है सहिष्णुता होनी चाहिए, एक दूसरे को थोड़ा सा टॉलरेंस करने की शक्ति होनी चाहिए, और मुसलमानों को और कैथोलिक ऐसे 2-3 कास्ट को इन्होंने बताया था कि इनको देश से बाहर निकाल देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही कट्टर होते हैं और समाज में जो है इनके पास टॉलरेंस नहीं होता है दूसरे धर्म के प्रति, और ये बहुत कट्टर होते हैं। तो ये समाज में क्या है अव्यवस्था और मतलब गलत जो है विचार फैलाते हैं, तो दूसरे धर्म के प्रति इनका जो है मान सम्मान नहीं देते हैं, तो इनको देश से बाहर निकाल देना चाहिए, ऐसा जॉन लॉक का मानना था, मेरा नहीं है। मैं सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही हूँ। तो ये जो थे कुछ लोगों को इन्होंने बोला था। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मैं इसलिए रिलेट कर रही हूँ ताकि आपका जो है ऑन एन एसे ऑन टॉलरेंस जॉन लॉक आप रिलेट कर पाएँ, आगे भी याद रखें। निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या है? भारतीय नौसेना विद्रोह, पूना पैक्ट, नमक सत्याग्रह और मार्ले मिंटो सुधार। तो अगर हम बात करें कि कालक्रम की, तो आपको पता है कि सबसे पहले क्या होता है। सबसे पहले जो होता है ये मार्ले मिंटो सुधार जो होता है ये सबसे पहले होता है। कब होता है? 1909 में होता है। कब होता है? मार्ले मिंटो सुधार 1909 में होता है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता है नमक सत्याग्रह होता है। नमक सत्याग्रह कब होता है? 1930 में होता है। पूना पैक्ट कब होता है? 1932 में होता है। पूना पैक्ट होता है। और भारतीय नौसेना विद्रोह कब होता है? 1946 में, यस 1946 में होता है। 1946 इसमें जो है भारतीय नौसेना विद्रोह होता है। तो क्या हो गया? 4321 43 ऑप्शन डी 4321 आपका सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन प्रारंभ किया? 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, या 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम, या 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम, या 1919 का भारतीय परिषद अधिनियम। तो यदि हम जो है प्रांतों में द्वैध शासन की बात करें तो ये 1919 का जो एक्ट था इसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी यहाँ पर जो है आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत क्या किया था कि प्रांतों में द्वैध शासन शुरू किया गया था, और जो इनके विषय थे उनको 2 सूचियों में विभाजित किया गया था, केंद्रीय और प्रांतीय। कौन सी थी सूची? कौन कौन सी थी? केंद्रीय और दूसरी थी प्रांतीय। प्रांतीय को अगेन फिर इन्होंने 2 भागों में किया था डिवाइड से। कौन कौन से? हस्तांतरित विषय और अहस्तांतरित विषय जो है ये। तो इसमें जो है अगेन प्रांतीय
जो सब्जेक्ट थे, विषय थे, इनको अगेन हस्तांतरित और अहस्तांतरित में इनको डिवाइड किया था। हस्तांतरित में जो है दोनों सदन विषय पर जो है कानून बनाते, जिसमें शिक्षा और स्वास्थ्य था, और अहस्तांतरित जो थे उसमें केंद्र यानी कि जो वायसराय की कार्यकारिणी थी वो जो है उस पर कानून और नियम बनाती थी। तो ये चीज़ें जो हैं यहाँ पर ऑप्शन डी से, यहाँ ऑप्शन डी आपका सही हो रहा है। अगर हम देखें 1909 की बात करें तो यहाँ शुरू से देख लेते हैं। 1861 में क्या हुआ था? 1861 में होता क्या है कि लॉर्ड केनिन ने क्या किया था कि एक विभागीय वितरण प्रणाली, जिसको कि पोर्टफोलियो, इंग्लिश में पोर्टफोलियो सिस्टम कहते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये आप देख लें। विभागीय वितरण प्रणाली को शुरुआत किया था किसने? लॉर्ड केनिन ने। इसे पोर्टफोलियो भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोर्टफोलियो सिस्टम बोलते हैं इंग्लिश में। कभी ये ऐसे दे देता है, पोर्टफोलियो सिस्टम हिंदी के शब्दों में दे देता है। तो आपको दोनों पता होने चाहिए, विभागीय वितरण प्रणाली एवं पोर्टफोलियो सिस्टम। और ये शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड केनिन के द्वारा जो है ये शुरुआत की गई थी। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट है वो वायसराय थे उस समय के लॉर्ड केनिन। और अगर हम 1892 की बात करें तो इसमें क्या हुआ था कि पहली बार भारतीयों को बजट पर बहस करने का अधिकार मिला था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें, बट जो इम्पोर्टेंट है वो आप देखिए। बजट पर बहस का अधिकार मिला था किसको? भारतीयों को पहली बार इसी एक्ट के द्वारा बहस का अधिकार मिला था। लेकिन वोटिंग और प्रश्न पूछने का अधिकार, जो बजट पे वोटिंग होती थी और जो उस पर प्रश्न पूछे जाते थे, इसका अधिकार नहीं मिला था। इस दो राइट तब तक नहीं मिले थे, वोटिंग एंड जो है प्रश्न, आस्किंग क्वेश्चन, तो प्रश्न पूछना, ये दो अधिकार फिर भी बाकी थे जो कि उनको उस समय नहीं मिले थे। ये नहीं मिले थे और ये मिल गया था। अगर हम 1909 की बात करें तो ये क्या है? इसमें जो है इसमें क्या है, जो एक पृथक निर्वाचक मंडल और मुसलमानों के लिए कुछ स्थान आरक्षित किए गए थे। इसमें मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम जिसको बोलते हैं, ये जो 1909 का है इसे क्या बोलते हैं? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी ये जाना जाता है। और इसमें हुआ क्या था कि मुसलमानों के लिए जो है पृथक चुनाव क्षेत्र की इसमें बात हुई थी, यानी कि सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई थी। और इसी का आगे नतीजा निकला कि हमारा देश जो है दो भागों में विभाजित हो गया। तो ये इन्हीं की फूट नीति पर ये काम कर रहे थे। तो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र, निर्वाचन क्षेत्र की बात इसमें हुई थी, यानी कि सांप्रदायिक प्रणाली की शुरुआत इसी से हुई थी। निर्वाचन क्षेत्र। और इसमें क्या कहा था कि मार्ले ने जो है मिंटो से कहा था कि हम नाग के दांत बो रहे हैं जिसका फल बड़ा भीषण होगा। तो जो है अगर इसको क्या एक और नाम से जाते हैं, जहरीला जो है अधिनियम या नाक के दांत का अधिनियम भी इसको हम बोलते हैं। देख लेते हैं इसको और क्या बोलते हैं। जहरीला या नाक के दांत का अधिनियम, क्योंकि इसमें ये बहुत ही फेमस स्टेटमेंट भी आ सकता है और ये भी पूछ सकता है। तो नाक के दांत का अधिनियम इसको बोला जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो इसमें जो ऑप्शन में थे उसके बारे में, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। तो और अगर हम बात करें जो 1990 का है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। तो इसको हम क्या बोलते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, हम इसको के नियम से जो 1919 का भारतीय परिषद अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो रहा है। काफ़ी यहाँ खिचड़ी पक गई है, तो आप लोग वाइज से जो है अपना नोट्स बना लीजिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और दिए गए कूट का प्रयोग कीजिए सही उत्तर चुनने के लिए। तो क्या है, द्विसदनात्मक, विधायी अवक्रमण या पृथक निर्वाचक या प्रांतीय स्वायत्तता। देख लेते हैं क्या है। भारत शासन अधिनियम 1935, भारत परिषद अधिनियम 1861 या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार मंडल या भारत परिषद अधिनियम 1892 या मार्ले मिंटो सुधार। तो जो पृथक निर्वाचन अभी अभी हमने बात की, तो सबसे पहले इजी पॉइंट से हम उठाते हैं। तो ये जो पृथक निर्वाचक ये जो था जिसमें किया गया था, तो ये किससे हुआ था, मार्ले मिंटो से हुआ था। तो हमारा ये यहाँ पर हम 5 लिखते हैं, कौन कौन से सही हैं, तो 5 लिख देते हैं। अगर हम द्विसदनात्मक की बात करें तो ये किससे शुरुआत हुआ था, आगे हम द्विसदनात्मक की बात करें तो ये इसकी भी अभी अभी हमने बात की है। ये किससे था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार मंडल, तो ये 3 हो गया। विधायी अवक्रमण ये 1861 में हुआ था, तो ये हो गया 2। और प्रांतीय स्वायत्तता की बात किस में होती है, तो प्रांतीय स्वायत्तता की बात होती है ये 1935 का जो अधिनियम था, भारत शासन अधिनियम, ये इसमें होती है। तो ये जो है 1, आंसर आपका क्या हो जाएगा, 3251। ऑप्शन बी यहाँ पर जो है आपका सही हो रहा है, ऑप्शन बी सही हो गया। और देखते हैं, इसलिए आपको दोनों पता होने चाहिए। अधिनियम एक तो डेट के हिसाब से, इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कब था, 1919 का है। इसको 2 नामों से ज़्यादा 1919 का एक्ट इस नाम से भी जानते हैं और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के भी नाम से जानते हैं, जो कि ऊपर हमने दोनों की चर्चा की और उसमें जो मेन बातें थी वो भी चर्चा की। तो ये जो है इस तरह से आपको जो दोनों 2-3 नाम होते हैं उस सभी को ध्यान में रखना है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो रहा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। जो है संविधान सभा के सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं केवल निम्न सदन के सदस्य अप्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर चुने गए थे या प्रत्यक्ष तौर पर भारतीय जनता द्वारा चुने गए थे या सरकार द्वारा नामित किए गए थे या स्थानीय स्वशासी निकायों द्वारा चुने गए थे। तो जो संविधान सभा के सदस्य थे, ये जो प्रांतीय विधानसभाएं थी, इनके प्रांतीय विधानसभाएं थी, इन्हीं के द्वारा चुने गए थे, यानी कि इनका अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ था। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली द्वारा ये चुने गए थे। इनका चुनाव जनता ने जो है नहीं किया था, प्रत्यक्ष रूप से जनता इन्वॉल्व नहीं थी। जनता ने इन प्रांतीय जो विधानसभाओं के सदस्य थे उनको चुना था और फिर उन्होंने जो है ये संविधान सभा को चुना था। तो ये क्या हो गया, अप्रत्यक्ष, यानी कि जनता के प्रतिनिधि किसी को चुने तो ये अप्रत्यक्ष चुनाव हो जाता है। और इसी के द्वारा ये संविधान सभा की टीम पूरी चुनी गई थी। और वयस्क मताधिकार, जो सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर इनका जो है इनका निर्वाचन नहीं हुआ था। और इसमें क्या था कि संविधान सभा के सदस्य जो है कैबिनेट मिशन योजना के तहत ब्रिटिश भारत में स्थित विधानसभाओं द्वारा ये चुने गए थे। और रियासतें जो थी उस समय की, तो उन्होंने कुछ अपने नाम जो है प्रतिनिधियों के नाम दे दिए थे। तो ये सब इसके पीछे जो है संविधान सभा इस तरह से चुनी गई थी। तो यानी कि अप्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर चुने गए थे। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य की नीति निर्देशक तत्व के रूप में व्यक्त नहीं है। कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं उसके रूप में व्यक्त नहीं है। ग्राम पंचायतों का संगठन, नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता, या कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, या शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। तो कौन सा है, तो अगर हम नीति निर्देशक तत्वों की बात करें तो उसमें उसके अनुसार ये ऑप्शन डी यहाँ पर गलत हो जाएगा। यही नहीं है, इसमें व्यक्त नहीं किया गया, इसमें नहीं दिया गया है, क्योंकि ये जो है मूल अधिकार में दिया गया है। मूल अधिकार में, आपको मूल अधिकार पढ़े होंगे, अब आपको याद आ गया होगा कि ये जो है मूल अधिकार में दिया गया है। अनुच्छेद 30 के अनुसार अल्पसंख्यक वर्गों का शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार एक मूल अधिकार है। तो शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अपना जो है इनका
अधिकार है, ये अनुच्छेद 30 के अंतर्गत दिया गया है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस वाद में मूल अधिकारों की तुलना में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को प्रमुखता देने के प्रयास को उच्चतम न्यायालय ने बहुमत से विफल कर दिया? तो कौन सा ऐसा जो है एक वाद में, वाद नहीं होगा यहाँ, वाद होगा, यानी कि केस, कोई केस है ना। तो किस वाद में मूल अधिकारों की तुलना में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उनको प्रमुखता देने का प्रयास किया था और न्यायालय ने उसे बहुमत से विफल कर दिया? तो कौन सा था? इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, या बेनेट कोलमैन बनाम भारत संघ? तो अगर हम बात करें तो किसको जो है विफल किया गया था? संविधान के जो संविधान ये उच्च न्यायालय के ने बहुमत से किसको विफल किया था? तो ये था मिनर्वा मिल्स भारत संघ, ये था इसमें, क्योंकि इसमें जो है उच्चतम न्यायालय ने मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ में जो है कौन सा विस्तार, एक 42 अमेंडमेंट हुआ था, संशोधन हुआ था, और इसमें जो है अपवाद ये जो कुछ होते हैं कि विधियां जो बनाई जाएंगी उनको जो है शून्य घोषित नहीं किया जा सकता है, ऐसा कुछ इसमें संशोधन किया गया था। तो ये क्या था कि ये किसी भी नीति निर्देशक तत्व को प्रभावी करने के लिए ये विधि बनाई गई थी कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं और इनके तहत जो विधियां बनाई जाएंगी उनको शून्य करने का अधिकार जो है न्यायालय के पास नहीं रहेगा। ऐसा जो है 42nd अमेंडमेंट के द्वारा इन्होंने किया था। लेकिन फिर जो है मिनर्वा मिल्स केस में इन्होंने जो है ये उच्चतम सर्वोच्च न्यायालय है, इसने इसको विफल कर दिया, बहुमत से विफल कर दिया था। और तो ये मिनर्वा मिल्स ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्योंकि भारत के संविधान में भारत की संचित निधि पर भारित व्यय के रूप में वर्णित व्यय की पूर्ति के लिए अपेक्षित राशियां संसद के मतदान के लिए नहीं रखी जाती हैं, अतः कोई भी सदन इन प्राक्कलनों पर चर्चा के लिए सक्षम नहीं है। दूसरा क्या कह रहा है? वार्षिक वित्त विधेयक भारत की संचित निधि से राशियों के आहरण के लिए विधिक प्राधिकार का उपबंध करता है। तो आपको बताना है कि कौन सा इन दोनों में से सही है। तो इसमें क्या है, जो पहला ऑप्शन है इसमें यहाँ तक है कि इसमें कहा क्या जाता है, थोड़ा सा आधा सेंटेंस इसमें सही है, आधा गलत है। इसमें कहा जाता है कि जितने भी जो हैं प्राक्कलन भारत की संचित निधि पर भारित व्यय से संबंधित है वे क्या है, संसद में मतदान के लिए नहीं रखे जाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन प्राक्कलनों में से किसी प्राक्कलन पर चर्चा ही नहीं कर सकती सदन जो है चर्चा नहीं कर सकते हैं, चर्चा वो कर सकते हैं हाँ, लेकिन उसमें जो है मतदान के लिए नहीं रखे जाएंगे। तो ये आधा जो है सही है, आधा गलत है, तो कुल मिलाकर के ये गलत है। और जो ये सही हो जाता है आपका, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रत्येक राज्य में निर्वाचन क्षेत्रों के सीमांकन एवं विभिन्न राज्यों के लिए लोकसभा की सीटों के निर्धारण का कार्य करता है? तो क्या है पूछ रहा है यहाँ पर कि निर्वाचन क्षेत्रों के सीमांकन एवं विभिन्न राज्यों के लिए लोकसभा सीटों के निर्धारण का कार्य करता है। तो कौन करता है? तो ये जो है परिसीमन आयोग का काम है ये, और परिसीमन आयोग ये काम करती है। महापंजीयक जो है, महापंजीयक इसमें सदस्य हो सकता है, और अगर ये रखना चाहते हैं, लेना चाहते हैं तो। और निर्वाचन आयोग, जो निर्वाचन आयुक्त तो होता है, वो भी इसका होता है सदस्य। तो ऑप्शन यहाँ पर जो है सी सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति लोकसभा द्वारा गठित की जाती है परंतु राज्यसभा के सदस्य भी उसमें सम्मिलित होते हैं? कार्य सलाहकार समिति, सार्वजनिक उपक्रमों संबंधी समिति, लोक लेखा समिति या नियम समिति? तो ये समिति है सार्वजनिक उपक्रमों संबंधी समिति होती है, जो लोकसभा द्वारा गठित की जाती है परंतु राज्यसभा के जो है सदस्य भी उसमें सम्मिलित होते हैं। तो इसमें क्या होता है, 15 सदस्य लोकसभा द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, टोटल 22 सदस्य होते हैं, 22 होते हैं सदस्य टोटल। 15 कहाँ से होते हैं? लोकसभा से होते हैं,
और 7 हो जाते हैं कहाँ से? राज्यसभा से, राज्यसभा से हो जाते हैं। और इसमें जो है इसका जो अध्यक्षता करता है वो जो ये 15 लोग नियुक्त किए जाते हैं, चुने जाते हैं, इन्हीं में से एक जो है लोकसभा का होना चाहिए। लोकसभा के 15 सदस्यों में से एक को यहाँ पर सभापति अध्यक्ष ऐसा बना दिया जाता है जो कि इसकी अध्यक्षता करता है। तो ये ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोई विधेयक यदि लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया जाता है तो उसके प्रकार पर किसी न्यायालय में प्रश्न नहीं किया जा सकता है। दूसरा है, भारत के राष्ट्रपति में यह शक्ति निहित है कि वे उस विधेयक के प्रकार को जिसे धन विधेयक माना जाने वाला है प्रश्नगत कर सकते हैं, भले ही उसे लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक के रूप में प्रमाणित किया गया है। तो इनमें से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन है, या एक या दोनों, कौन से सही हैं, तो वो आपको देखना है। तो यहाँ पर आपका पहला कथन जो है राइट है, जबकि जो है दूसरा राइट नहीं है। और इसमें क्या है कि 310(3) अनुच्छेद 310 के सब सेक्शन 3 के तहत ये बताया गया है कि कोई भी विधेयक जो धन विधेयक है तो धन विधेयक है या नहीं है, तो इस बात पर निर्णय कौन लेगा? जो लोकसभा का अध्यक्ष होगा उसी का निर्णय अंतिम निर्णय होगा, ऐसा इसमें बताया गया है। तो कोई जो है ऑप्शन एक आपका सही है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा क्योंकि फर्स्ट सेंटेंस सही है, दूसरा नहीं है। देखते हैं अगला। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुच्छेद कुछ नीति निर्देशक सिद्धांतों को प्रभावी करने वाली विधियों की व्यावृत्ति से संबद्ध है? तो कौन सा है? अनुच्छेद 32 है, या अनुच्छेद 31A है, या अनुच्छेद 31B है, या अनुच्छेद 31C है? तो जो अनुच्छेद 31B है ये कुछ निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने वाली विधियों की व्यावृत्ति से संबंधित है, अनुच्छेद 31B। सी यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार हेतु लौटाया गया विधेयक लोकसभा के विघटन पर व्यपगत नहीं होता है। या दूसरा है कि लोकसभा द्वारा पारित और राज्यसभा में लंबित विधेयक लोकसभा के विघटन पर व्यपगत हो जाता है। लोकसभा द्वारा पारित और राज्यसभा में लंबित विधेयक लोकसभा के विघटन पर व्यपगत हो जाता है। लोकसभा में विचाराधीन विधेयक लोकसभा के सत्रावसान पर व्यपगत हो जाता है। और राज्यसभा में आरंभित विधेयक जिसे लोकसभा द्वारा पारित नहीं किया गया हो और जो राज्यसभा में लंबित हो व्यपगत नहीं होता। तो इसमें जो है आपको बताना है कि कौन से ऑप्शन जो है सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही हो रहा है कि पहला, दूसरा और चौथा ये तीनों सेंटेंस जो है आपके सही हैं। जबकि तीसरा जो है कि लोकसभा में विचाराधीन विधेयक लोकसभा के सत्रावसान पर व्यपगत हो जाता है, ये जो है सही नहीं है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर ऑप्शन जो है डी आपका सही होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संसद विधि द्वारा यह प्रावधान कर सकती है कि ना तो सर्वोच्च न्यायालय और ना ही अन्य कोई न्यायालय किसी अंतर्राज्य यानी कि जिसमें कई राज्य हों या दो राज्य हों या दो से ज़्यादा हों, तो अंतर्राज्य नदी या नदी घाटी के जल के उपयोग, वितरण या नियंत्रण के संबंध में किसी विवाद या शिकायत के विषय में अधिकारिता का प्रयोग करेगा। तो ये ऑप्शन है। दूसरा क्या है कि नदी बोर्ड अधिनियम रिवर्स बोर्ड्स एक्ट 1956 में किसी अंतर्राज्यीय नदी विवाद के किसी जल विवाद अधिकरण द्वारा मध्यस्थम के निर्देश के लिए उपलब्ध है। तो ऑप्शन यहाँ पर जो है कौन कौन से सही हैं? ये जो है दोनों ही सही हैं क्योंकि संसद को जो राज्य के ये नदी और जल के विवाद जो होते हैं ये संसद द्वारा निपटाए जाते हैं। ये भी प्रावधान है, ये सही है। और नदी बोर्ड अधिनियम ये भी काम करता है अंतर्राज्यीय नदी विवादों को जो है मध्यस्थता के तहत निपटाने के लिए। तो ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा 1 और 2। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोनों ही कथन वहाँ पर सही हैं तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
संसद द्वारा राज्य सूची में वर्णित किसी विषय पर विधि निर्माण के लिए संसद के दोनों सदनों में एक प्रस्ताव पास होना आवश्यक है। क्या कह रहा है कि संसद द्वारा राज्य सूची में वर्णित किसी विषय पर विधि निर्माण के लिए संसद के दोनों सदनों में एक प्रस्ताव पास होना आवश्यक है। दूसरा कह रहा है उपरोक्त प्रकार से पारित प्रस्ताव की अवधि को 1 वर्ष से आगे बढ़ाया जा सकता है। तो ऑप्शन है इसमें से उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं वो आपको बताना है। केवल एक सही है या दूसरा सही है या दोनों ही सही हैं या दोनों गलत हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, क्योंकि अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से ये प्रस्ताव पारित कर देती है कि जो ये प्रश्न है, जो सब्जेक्ट है वहाँ पर वो राष्ट्रीय हित का है, तो उस पर जो है संसद को राज्य सूची में सम्मिलित विषयों के ऊपर जो विषय हैं राष्ट्रीय हित के, उसमें शक्ति उसको मिल जाती है अधिकार बनाने, विधियाँ बनाने की। और ऐसे जो हैं ये संकल्प क्या होते हैं, विधि को 1 वर्ष की अवधि मिलती रहेगी। जो ऐसे होंगे संकल्प होंगे, जो ऐसे राष्ट्रीय हित के जो विषय होंगे, तो इनको क्या होता, इन विधियों को 1 वर्ष की अवधि मिलती रहेगी। अगर ऐसा प्रस्ताव पारित होता रहेगा तो 1 वर्ष के लिए ये काम करेंगे वहाँ पर। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि धन विधेयक से इतर, इन कथनों पे आपको विचार करना है, यदि धन विधेयक से इतर कोई विधेयक भारत के राष्ट्रपति द्वारा सदनों के पुनर्विचार के लिए भेजा जाता है और संसद के दोनों सदनों द्वारा उसे पुनः राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो राष्ट्रपति द्वारा उस विधेयक पर अनुमति की घोषणा किया जाना बाध्यकारी नहीं होगा। अगला सेंटेंस कह रहा है कि नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, भू सीमाओं अथवा नामों में परिवर्तन के प्रयोजन से कोई विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है और ऐसे किसी विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की संतुष्टि की आवश्यकता नहीं होती है। और इसमें से कौन से कथन सही है वो आपको बताना है। केवल 1, केवल 2, 1 और 2, या ना तो 1 ना तो 2। तो यहाँ पर ये पहला भी नहीं सही है, क्योंकि अगर राष्ट्रपति ने उसमें कुछ संशोधन के लिए उसे दोबारा भेज दिया है और दोबारा संसद से दोनों सदनों से वो होकर के वह पास होकर अनुमति के लिए जाता है, तो वो बाध्यकारी, राष्ट्रपति बाध्यकारी हो जाता है। बाध्यकारी हो जाता है, दोबारा में उसे अनुमति देनी ही पड़ती है, एक बार वापस कर सकता है। और ये दूसरा ऑप्शन उसके पास क्या होता है कि वो भेजे ही ना, उस पर कोई एक्शन ही ना ले, टेबल पर ही छोड़ दे। तो यहाँ पर संविधान में कोई ड्यूरेशन नहीं निर्धारित किया गया कि इतने टाइम तक राष्ट्रपति जो है, इतने टाइम के बाद राष्ट्रपति को एक्शन लेना ही पड़ेगा, कोई टाइम नहीं दिया गया है। तो ज्ञानी जेल सिंह ने एक बार इस वीटो पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। कोई जो विधेयक था उसको टेबल पर ही छोड़ दिया था और फिर वो पास नहीं हो पाया था। तो ये है बाध्यकारी हो जाता है। अगर दोबारा संसद ने भेज दिया तो वो बाध्यकारी है अनुमति देने के लिए। और दूसरा क्या है कि ऐसे विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की संसद की आवश्यकता नहीं, तो ये भी गलत है। ये दोनों यहाँ ना तो 1 ना ही 2, दोनों ही सही नहीं है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत के संविधान का अनुच्छेद 359 निम्नलिखित में से किस एक से संबद्ध है, किससे है? वित्तीय आपातकाल की घोषणा से है, या किसी राज्य में राष्ट्रपति के शासन का प्रख्यापन से है, या आपातकाल के दौरान कुछ को छोड़कर मूल अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन से है, या संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवा शर्तों से है। तो ऑप्शन जो है सी यहाँ पर सही हो जाएगा। जो 359 है ये क्या है, आपातकाल के दौरान कुछ को छोड़कर मूल अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन से है। और कुछ अगर छोड़ने की बात हो तो 20 और 21 इन दोनों, ये 2 अनुच्छेद जो हैं, तो इन दोनों को छोड़ करके बाकी जो है प्रवर्तन का निलंबन का अधिकारों की बात करता है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का भारत की संचित निधि से धन के आहरण के विषय पर कोई नियंत्रण नहीं होता। अगला है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के पद का कार्यकाल संसद द्वारा अधिनियम के द्वारा नियत किया गया है। तो उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल 1 या केवल 2 या 1 और 2 दोनों, या ना तो 1 ना ही 2। तो यहाँ पर दोनों ही कथन सही हो रहे हैं कि जो महालेखा परीक्षक है भारत की संचित निधि से धन के
आहरण के विषय में कोई नियंत्रण नहीं होता, सही है, उसका कोई नियंत्रण नहीं होता है। जो संचित निधि से धन के निर्गम पर उसका नियंत्रण नहीं होता है। दूसरा क्या है, यद्यप जो है क्या है, पद का कार्यकाल संसद द्वारा अधिनियमित अधिनियम के द्वारा नियत किया गया है, तो ये भी सही है, क्योंकि राष्ट्रपति के द्वारा कैग का नियुक्त किया जाता है और ऐसा कहा भी गया है कि उसके जो है प्रसाद पर्यंत बना रहेगा, परंतु क्या है, उसे अगर पद से हटाना है तो दोनों सदन हैं इनके समावेदन पर ही हटाया जा सकता है। तो दोनों ही कथन यहाँ पर सही हैं, ऑप्शन सी जो है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है। जो क्षेत्रीय परिषद की स्थापना है भारतीय संविधान के एक अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है। अगला है भारतीय संविधान के एक अनुच्छेद के अंतर्गत यह उपबंध है कि राष्ट्रपति द्वारा एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जा सकती है। अगला है केंद्रीय गृह मंत्री को सभी क्षेत्रीय परिषदों का सर्वनिष्ठ अध्यक्ष नामांकित किया गया है। तो ये इन कथनों में से कौन सा सही है वो आपको आंसर करना है। तो जो है यहाँ पर हो जाएगा, तो ऑप्शन यहाँ पर दूसरा और तीसरा जो है दोनों राइट हो जाते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है, क्योंकि जो है ये 1956 का जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम था, इसी के तहत जो है क्षेत्रीय परिषदों के गठन किया गया है। जो क्षेत्रीय परिषदों का गठन है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत किया गया है। राज्य पुनर्गठन कब हुआ था? 1956 में हुआ था, और इसी के तहत जो है क्षेत्रीय परिषदों के गठन की भी बात कही गई है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध को दूर करने हेतु उपबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोई विधेयक एक सदन द्वारा पारित किए जाने के उपरांत दूसरे सदन में भेज दिया गया हो तो राष्ट्रपति दोनों सदनों को उनकी संयुक्त बैठक बुलाने का अपना अभिप्राय अधिसूचित कर सकते हैं। यदि विधेयक दूसरे सदन द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया हो या विधेयक में किए जाने वाले संशोधनों के संबंध में दोनों सदनों में अंतिम रूप से असहमति हो या दूसरे सदन में उसके द्वारा विधेयक पारित हुए बिना विधेयक प्राप्त होने की तिथि से 3 माह से अधिक समय बीत चुके हों। कौन से कथन सही है? पहला, दूसरा, तीसरा सही है, या पहला और दूसरा सही है, या दूसरा और तीसरा सही है, या पहला तथा तीसरा सही है? तो इसमें बताना है आपको कि कौन सा जो है सही है। तो यहाँ पर जो है ये ऑप्शन भी यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि पहला और दूसरा सही है। विधेयक दूसरे सदन द्वारा अस्वीकृत कर दिया, यदि एक सदन से पास करके दूसरे सदन में भेजा गया और अस्वीकार कर दिया दूसरे सदन ने उसे, तब जो है संयुक्त बैठक जो है राष्ट्रपति बुला सकता है। या फिर विधेयक में किए जाने वाले जो संशोधन हैं उनमें अगर दोनों सदन में अंतिम रूप से असहमति हो रही है, कुछ असहमति बन रही है कुछ विवादों पर, तब जो है संयुक्त बैठक जो है राष्ट्रपति बुला सकता है। तो और किसके 108 के तहत ये संयुक्त बैठक बुलाने का प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पर पहला तथा दूसरा ऑप्शन भी यहाँ पर सही हो जाएगा, पहला और दूसरा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है संसद की विश्रांति के दौरान भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऐसा अध्यादेश राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय वापस लिया जा सकता है। ऐसा अध्यादेश संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाता है और संसद के पुनः समवेत होने से 6 सप्ताह। इसमें कुछ ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं दिए गए हैं और ये सेंटेंस भी ठीक से नहीं दिए गए हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संसद के किसी सदन की बैठक या सदनों की संयुक्त बैठक में राज्यसभा का सभापति या लोकसभा का अध्यक्ष अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति प्रथमतः मत नहीं देगा, किंतु बराबर होने की दशा में उसका निर्णायक मत होगा और वह उसका प्रयोग करेगा। अगला है कोई व्यक्ति राज्यसभा अथवा लोकसभा के किसी स्थान को भरने के लिए आहित है यदि वह कम से कम 25 वर्ष की आयु का है। तो पहला सेंटेंस आपका सही है, क्योंकि जो अध्यक्ष होते हैं लोकसभा का अध्यक्ष अथवा उस रूप में कार्य करने वाला कोई उस रूप में कार्य करने वाला कोई व्यक्ति जो है पहले मत नहीं देगा। लेकिन क्या होगा, उसका मत नहीं, अगर वोट वहाँ पर बराबर हो जाते हैं तो उसका जो है वोटिंग किस लिए होगी, एक निर्णायक
स्वरूप देने के लिए निर्णायक मत के रूप में वो अपनी वोटिंग करेगा। और तो ये पहला को आपका सही हो जाता है, जबकि दूसरा जो है ये सही नहीं है, क्योंकि राज्यसभा और लोकसभा में जो आयु अलग अलग है, राज्यसभा में है 30 और लोकसभा में है 25, तो यहाँ पर सिर्फ कम से कम 25 दी गई है। तो ये क्वेश्चन जो है दोनों के अकॉर्डिंग सही नहीं हो रहा है, यहाँ पर राज्यसभा और लोकसभा दोनों दिए गए हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, केवल पहला सेंटेंस सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? संविधान के अतिक्रमण का आरोप संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जाएगा। संकल्प लिखित सूचना के कम से कम 30 दिनों के पश्चात प्रस्तावित किया जाना आवश्यक है। अगला है संकल्प पर सदन की कुल संख्या के कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होना आवश्यक है। संकल्प पर सदन की कुल संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित किया जाना आवश्यक है। तो इसमें जो है ऑप्शन बी को छोड़ करके सभी जो है सही है, क्योंकि इसमें जो है क्या प्रावधान है कि कम से कम जो संकल्प प्रस्तुत करने के लिए 14 दिन की सूचना आवश्यक है। 14 दिन पहले जो है उसको सूचना देनी होती है लिखित रूप में। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर गलत हो जाएगा, बाकी सभी सही हैं। तत्व और सार के सिद्धांत जो भारत में न्यायिक पुनरावलोकन के प्रचालन को निर्देशित करता है का निहितार्थ क्या है? किसी आक्षिप्त विधि के अच्छे और बुरे भागों का प्रभेद करना, यह परीक्षा करना कि विधि निर्माता प्राधिकरण ने अपनी अधिकारिता की सीमा में कार्य किया है या नहीं, या विधि द्वारा की गई क्षति की सीमा विनिश्चित करना, या याची की प्रत्ययता स्थापित करना। तो जो तत्व और सार है इसका जो है पूछ रहा है कि जो है ये मतलब क्या है? तो ये ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ये परीक्षा करना कि विधि निर्माता प्राधिकरण ने अपनी अधिकारिता की सीमा में कार्य किया है या नहीं। तत्व और सार का निहितार्थ अर्थ यही निकलता है। और अगर हम इसके बारे में बात करें तो जो M.V. पायली है, इन्होंने अपनी पुस्तक, कौन है? M.V. पायली, इनकी पुस्तक कौन सी है? कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इनकी जो है पुस्तक है। और इसमें जो है इन्होंने ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इन इंडिया में न्यायिक पुनरावलोकन की परिभाषा इन्होंने दी है। और ये परिभाषा इस तरह देती हैं कि यह न्यायालय की वह क्षमता है जिससे वह व्यवस्थापन कार्यों की वैधानिकता या अवैधानिकता को घोषित करती है। ये इन्होंने परिभाषा दी है कि जो न्यायिक व्यवस्थापन है इसकी वैधानिकता और अवैधानिकता को ये घोषित करती है। इस तरह से इन्होंने जो है इस पुस्तक में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट इन इंडिया इस पुस्तक में इन्होंने जो है अपने ये विचार प्रस्तुत किए हैं, M.V. पायली ने। देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? लोक अदालतों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोक अदालतें आपसी सहमति के सिद्धांत और समाधान की स्वैच्छिक स्वीकृति के आधार पर काम करती हैं। लोक अदालतें अर्धविधिक संस्थानों की तरह हैं। किसी राज्य में लोक अदालतों का गठन राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। ये बताना है कि आपको इन तीनों सेंटेंस में कौन से कथन सही हैं। पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा दूसरा तीसरा, और या पहला और तीसरा, कौन से इसमें सही है? तो यहाँ पर तीनों ही सेंटेंस सही है कि लोक अदालतें ये जो आपसी सहमत से क्या है, जो इनका आपसी जो इनकी सहमत होती है और स्वैच्छिक स्वीकृति होती है, इसके आधार पर ये अपने छोटे मोटे विवाद निपटा लेती हैं। और लोक अदालतें अर्धविधिक संस्थानों की तरह हैं, ये भी सही है। और इनका गठन क्या किया जाता है कि राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा इनका गठन किया जाता है। तो ये तीनों ही सेंटेंस सही है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। और आजकल ये जो है धीरे धीरे इनका स्वरूप बढ़ रहा है और ये जो न्यायालय हैं इनका भार, छोटे मोटे विवादों को लेकर जो हर व्यक्ति न्यायालय में पहुंचता है और इनका भार बढ़ रहा है, तो वो भार कम करने में ये काम कर रही हैं। अगला क्वेश्चन है, न्यायालय की पत्र अधिकारिता वाक्यांश का निहितार्थ, यानी कि इसका अर्थ, जो पत्र अधिकारिता का है इसका अर्थ क्या है? किसी औपचारिक प्रतिवेदन के न होते हुए भी स्वप्रेरणा से कार्रवाई करना, न्यायिक प्रक्रिया में ढील और रिट याचिका के कार्य क्षेत्र में विस्तार, या किसी
मुकदमे का संवैधानिक खंडपीठ को स्थानांतरण। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि जो है रिट याचिका के कार्यक्षेत्र में विस्तार। इससे इसका ये मतलब है, पत्र अधिकारिता का मतलब है कि जो रिट याचिका है इसके कार्यक्षेत्र में विस्तार से ये संबंधित है। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। रिट कौन कौन सी रिट जो है जारी की जा सकती हैं उच्च और सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा? देख लेते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वो आयोग जो है ऐसे भी पूछ लेता है। हैबियस कॉर्पस लिखेगा तो हिंदी में, लेकिन जो टर्म होगा वो इंग्लिश का होगा। हैबियस कॉर्पस पता होना चाहिए आपको। दूसरा क्या है? परमादेश। परमादेश इसको बोलते हैं मैंडमस, मैंडमस। तीसरा क्या है? तीसरा है प्रतिषेध, प्रतिषेध इसको बोलते हैं प्रोहिबिजन, प्रोहिबिजन बोलते हैं। चौथा क्या है? चौथा है अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा इसको क्या बोलते हैं? को वारंटो, को वारंटो, वारंटो। पांचवा क्या है? उत्प्रेषण, उत्प्रेषण इसको क्या बोलते हैं? सर्टियोरारी, सर्टियोरारी। ये आपको इंग्लिश टर्म भी आना चाहिए और हिंदी टर्म भी आना चाहिए। इसमें आप एक्सक्यूज नहीं दे सकते हैं कि आप हिंदी मीडियम से हैं या इंग्लिश मीडियम से हैं, दोनों तरह से पूछता है वो। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ऑप्शन यहाँ पर दिया कि नहीं दिया? यस, ऑप्शन सी है यहाँ पर सही है। और अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस एक वाद में सर्वोच्च न्यायालय के बहुमत ने इस प्रकार का प्रतिपादन किया कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रम वाक्यांश को अपनाने से हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 ने अमेरिकी विधि संबंध, यहाँ विधि होगा, विधि संबंध प्रक्रिया के स्थान पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता की ब्रिटिश संकल्पना को अधिमान देकर अंगीकृत किया है। ऑप्शन है गोपालन बनाम मद्रास राज्य, मेनका बनाम भारत संघ, केशवानंद बनाम केरल राज्य या मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ। तो जो है ये जो है इस विचार का प्रतिपादन किसमें किया गया है? सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा मेनका बनाम भारत संघ में। जो मेनका बनाम भारत संघ है इसमें जो है इस तरह के इसका प्रतिपादन किया गया है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। यदि हम अनुच्छेद 21 को पढ़ते हैं तो सीधे सीधे पढ़ने से यह अर्थ प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि राज्य को ये निर्देश दिया गया है कि राज्य किसी व्यक्ति के प्राण या दैहिक स्वतंत्रता को जो है अतिलंघन नहीं करेगा, यानी कि उनको वो नहीं करेगा, बहुत ज़्यादा उनका अतिक्रमण उन पर नहीं करेगा। और लेकिन न्यायालय ने जो है इसमें कई सारे फैसले दे करके उदार दृष्टिकोण अपनाया है और इसका पूरी तरह से काया पलट कर दिया है और इसको एक सकारात्मक रूप दिया है। अब इसके अंतर्गत जो है इन्होंने अपने जो है जो डिसीज़न है उनके थ्रू इन्होंने इसको इतना बड़ा बना दिया है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसको मतलब एक वाइड रेंज इसको दे दी है और इसके अंतर्गत अब वो सब बातें आ जाती हैं जो जीवन को जीने योग्य बनाती हैं। तो उच्चतम न्यायालय ने क्या किया, गोपालन मामले से लेकर के मेनका गांधी तक की यात्रा में इन्होंने जो है इस अनुच्छेद की बिल्कुल वाइड कर दिया है, अनुच्छेद 21 को बिल्कुल वाइड कर दिया है। अब उसका जो है स्वरूप उतना सीमित नहीं है। तो इसमें जो है मेनका बनाम भारत संघ, इसमें ये जो है विचार प्रतिपादित किया था। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकहित का मुकदमा से अभिप्राय है लोक क्षति का निवारण, लोक कर्तव्यों का प्रवर्तन, विस्तृत अधिकारों यानी कि जो डिफ्यूज राइट्स हैं उनका संरक्षण, या विधि प्रवर्तक अभिकरण की भर्त्सना। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ये ऑप्शन आपका यहीं तक है, आगे ये कथनों की बात कर रहा है। तो कौन सा सही है? तो ये लोक क्षति का निवारण भी सही है, लोक कर्तव्यों का प्रवर्तन भी सही है और विस्तृत अधिकारों का संरक्षण भी सही है। लेकिन इसका
ये विचार नहीं है, इसका उद्देश्य ये नहीं है कि जो विधि प्रवर्तक हैं, विधि बनाने वाले एजेंसीज हैं, उनकी ये आलोचना करें, भर्त्सना करें, इसका ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। तो ऑप्शन 4 जो है यहाँ पर गलत हो जाएगा, बाकी के ऊपर के 3 सही हो जाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका किस में आ रहा है? 1 2 3 1 2 3 बी में आ रहा है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। 1 2 3 सही है, चौथा गलत है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय उच्चतम न्यायालय के संदर्भ में सूची 1 अधिकारिता को सूची 2 वाद के प्रकार के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 क्या है? अपीलीय अधिकारिता, परामर्श अधिकारिता और विविध शक्तियाँ। ओके, यहाँ पर इन्होंने इसको सेपरेट नहीं किया है, सब एक में मिक्स कर दिया। चलो हम कर लेते हैं। पहला यहाँ तक है, दूसरा यहाँ से यहाँ तक है, तीसरा यहाँ से और यहाँ तक है। तो ठीक है, अभी देख लेते हैं अपीलीय अधिकारिता, परामर्श अधिकारिता, विविध शक्तियाँ। तो दूसरा क्या है? पहला क्या है? अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करता है और अपने निर्णय के प्रति पुनर्विलोकन की शक्ति रखता है। दूसरा है विधि का कोई प्रश्न अथवा सार्वजनिक महत्व का कोई भी निर्दिष्ट तथ्य, सिविल मामले, आपराधिक मामले और संवैधानिक मामले। तो अगर हम जो है अपीलीय अधिकारिता की बात करते हैं तो इसमें कौन कौन से आ जाएंगे? सिविल मामले, आपराधिक मामले और संवैधानिक मामले तीसरा हो जाएगा। परामर्श की अगर बात करते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा? विधि का कोई भी प्रश्न अथवा सार्वजनिक महत्व का प्रश्न है, उसमें जो है परामर्श की अधिकारिता रहती है। ये परामर्श दे सकता है, राष्ट्रपति परामर्श ले सकता है 143 के तहत, है ना। तो ये हो जाएगा 2 के लिए ये हो जाएगा बी। और जो अभिलेख तथा न्यायालय हैं तो ये विविध शक्तियों में आ जाएगा कि जो है ये अभिलेख न्यायालय के रूप में भी कार्य करता है, तो ये आ जाएगा क्या? 1। तो क्या है? 3 2 1। 3 2 1 किस में आ रहा है आपका? 3 2 1 इसमें आ रहा है, ऑप्शन ए में आ रहा है 3 2 1। 3 2 1 यस राइट है ये। तो इसमें आ रहा है आपका ऑप्शन ए से है, सही हो जाएगा। तो आज की प्रैक्टिस सेट में 35 क्वेश्चन लिए थे और हमने आई थिंक कवर कर लिए हैं। यस, कवर कर लिए हैं सभी। और ये सारे ज़्यादातर क्वेश्चन जो है कॉन्सेप्चुअल थे, जो कि आपकी कॉन्सेप्ट में पकड़ बनाएंगे, बढ़ाएंगे उसको। और टिक टिक करने वाले आंसर जो फैक्चुअल होते हैं, फैक्ट पर आधारित होते हैं, वो तो आप करते ही रहते हैं। कुछ इस तरह के करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होगा, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि इस तरह के भी क्वेश्चन आप करते रहें। मिलते हैं कुछ और प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।